शंकराचार्य भी गूंगे बहरे अंधे बन के तमाशा देखते रहे। ऐसे मामले में शंकराचार्य का अपमान कोई माने नहीं रखता। तो शंकराचार्य होने के नाते उनको अपनी गरिमा का ध्यान रखते हुए वापस आना चाहिए या पैदल जाकर स्नान करना चाहिए। डिप्टी सीएम होकर के चूड़ी पहने हुए हैं, क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई किए? अगर डिप्टी सीएम की चूड़ी नहीं जाती है, वो किसी को सजा नहीं दिला पाते हैं, कानूनी कार्रवाई नहीं करा पाते हैं, कानून की रक्षा नहीं कर पाते हैं, अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर पाते हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आज डबल इंजन की सरकार है, यानी भाजपा की सरकार है, और जिस भाजपा की सरकार है उसके संरक्षक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी हैं। सरकार भाजपा की भले हो, लेकिन उसकी कुंजी, चाबी, ताला सब आरएसएस प्रमुख के हाथ में है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप देख रहे हैं शंकराचार्य का मामला जो माघ मेले से शुरू हुआ, अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा। सुबह सुबह डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 101 बटुकों के साथ कार्यालय में दिखते हैं। तमाम तस्वीरें वायरल होती जिसमें वो सम्मान करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन सियासत एक अलग रुख ले चुकी है। अगर बात करें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, तो वो पीछे हट नहीं रहे। दोनों डिप्टी सीएम लगातार अलग बात कर रहे हैं। इन सभी मुद्दों बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के काफ़ी दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। स्वामी जी, शंकराचार्य जी का जो विवाद है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। योगी जी को डायरेक्ट कह दिया कि अगर हिंदू हो तो साबित करो। 40 दिन बाद उन्होंने उस दौरान कहा था कि धर्म संसद एक बैठक तमाम साधु संतों के साथ राजधानी लखनऊ में होगी। सुबह सुबह की अगर बात की जाए तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक 101 बटुकों को सम्मानित करते हैं, लेकिन सिखा पकड़कर पटका गया था। वो भी तस्वीरें वायरल हुई थी। कैसे देखते हैं इसको? पहली बात तो किसी का भी अपमान न हो, इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए। अपमान शंकराचार्य का हो, हरवाहे का हो, चरवाहे का हो, रिक्शे वाले का हो, उसका भी अपमान होता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वंस हुई है, सरकार खुद भी अराजकता की शिकार बनी है। गुंडे, माफिया, अपराधी, अराजक तत्व मनमाने तरीके से आज कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और आज केवल शंकराचार्य का ही अपमान नहीं हुआ, इस देश के पूर्व में राष्ट्रपति रहे महामहिम रामनाथ कोविंद जी को राजस्थान के ब्रह्मा मंदिर में जाने से रोक दिया गया था। वो भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का अपमान था। चिड़िया चू तक नहीं की, कहीं किसी ने बोला नहीं तक नहीं, क्योंकि वो दलित समाज के थे। अभी अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को पिछले दिनों दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में जाने से रोक दिया गया। उस समय भी इस अपमान का किसी ने संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि वो आदिवासी थी। उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री द्वारा खाली कराए गए कालिदास मुख्यमंत्री आवास को गोमूत्र और गंगा जल से धोया गया। वो भी एक अपमान था, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। दो भक्ताचार्य को न केवल बंधक बनाया गया, उनके सिर के बाल कटवाए गए, चुटिया कटवाई गई, महिला मूत्र से पवित्र किया गया। ये भी अपमान था। शंकराचार्य को भी शाप सूंघ गया था, नहीं बोले, ये भी जाने दीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंका गया,
वो सर्वोच्च न्यायालय का अपमान था, वो जूता मुख्य न्यायाधीश पर नहीं था, सर्वोच्च न्यायपालिका पर थी। कोई भी धर्माचार्य नहीं बोला। शंकराचार्य भी गूंगे बहरे अंधे बन के तमाशा देखते रहे, जबकि वो भी अपमान था। मध्य प्रदेश में एक हिंदू धर्मनिष्ठ यादव समाज का व्यक्ति हिंदू होने के गर्व में वो बड़ी मोटी चुटिया रखा था। ब्राह्मणों ने उसकी चुटिया उखाड़ ली, काटा भी नहीं, उखाड़ ली। वो भी एक अपमान था। शंकराचार्य जी नहीं बोले या कोई नहीं बोला। आज कभी किसी आदिवासी के सिर पर खड़ा होकर पेशाब कर दिया जाना, किसी दलित के शरीर में मलमूत्र का लेप कर देना, किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को कहीं भी अपमानित कर देना एक फैशन बन गया है। ऐसे मामले में शंकराचार्य का अपमान कोई माने नहीं रखता। और शंकराचार्य को कुंभ मेला में इतना ही हुआ ना कि सिंहासन नुमा रथ से या पालकी में गंगा संगम घाट पर जाने का औचित्य क्या था? जब सारा का सारा उनका आश्रम संगम तट पर बसा हुआ है तो सौ कदम पैदल भी चल सकते थे। सिंहासन नुमा पालकी में चढ़ के जाने का आखिर शौक क्यों? संगम तट पर भी पालकी से जाने का औचित्य क्या हो? क्या कानून व्यवस्था से बिगड़ नहीं सकती? क्या भीड़ में सवारी से जाना कानून व्यवस्था में खोट नहीं पैदा कर सकता? कानून व्यवस्था को प्रभावित नहीं कर सकती? ऐसी हालत में यदि उनको रोका गया तो शंकराचार्य होने के नाते उनको अपनी गरिमा का ध्यान रखते हुए वापस आना चाहिए या पैदल जाकर स्नान करना चाहिए या अपनी आपत्ति शासन प्रशासन के संज्ञान में लाना चाहिए, मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। अब वो आम आदमी की तरह प्रेस कर रहे हैं, एक महीने से रोना रो रहे हैं। आखिर शंकराचार्य के अपमान अगर अपमान है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी अपमान है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी अपमान है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का भी अपमान है। यानी किसी आदिवासी दलित पिछड़े समाज के व्यक्ति को खुल्लम खुल्ला अपमान कर दो, वो अपमान माने नहीं रखता, शंकराचार्य का अपमान माने रखता है। इसलिए अगर आज ऊपर से नीचे तक लोगों को अपमानित करने का ही दौर चल रहा है तो शंकराचार्य भी उससे छूते क्यों रहेंगे? अगर जंगल राज की बयार बहेगी तो आम लोगों के साथ साथ शंकराचार्य भी प्रभावित होंगे। तो हाय तौबा क्यों? और फिर ये किसकी आग में धूल झोंक रहे हैं? अगर मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहा है कि हिंदू नहीं है, शंकराचार्य जी बच्चे भी नहीं हैं, और ये जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ पीठ के पहले मठाधीश हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री हैं। गोरखनाथ पीठ पूर्वांचल का बहुत बड़ा पीठ है और वहां का महंत किसी शंकराचार्य से कम हैसियत नहीं रखता है और वो हिंदू नहीं है। तो क्या अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदू नहीं है, क्षत्रिय हो सकते हैं लेकिन हिंदू नहीं है? द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति हो सकती हैं लेकिन आदिवासी होने के नाते हिंदू नहीं है। रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति हो सकते हैं, दलित होने के नाते वो हिंदू नहीं है। उत्तर प्रदेश का एक बैकवर्ड समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री हो सकता है लेकिन वो हिंदू नहीं है। दो भागवताचार्य पिछले 20 सालों से भागवत कह सकते हैं लेकिन बैकवर्ड होने के नाते हिंदू नहीं हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में कथावाचक महिला को अपमानित किया गया, पीठ से उठाया गया, यानी कथा बांट सकती है लेकिन हिंदू नहीं है।
आखिर हिंदू है कौन? क्या केवल शंकराचार्य हिंदू हैं? क्या मंदिरों के पंडे पुजारी मठाधीश ही हिंदू होंगे? अगर शंकराचार्य ही हिंदू हैं तो रोना किस बात का? अकेले अपने को हिंदू मान करके सारे हिंदुओं को अपमानित करने के लिए छूट देते हैं और सारे लोगों के अपमानित होने पर बोलती बंद रहती है, तो स्वाभाविक रूप से अगर शंकराचार्य अपमानित हो रहे हैं तो दूसरा क्यों बोलेगा उन पर? दूसरे को क्या लगी है उनके सम्मान से? अगर दूसरों के अपमान पर नहीं बोलते हैं तो उनके अपमान पर कोई क्यों बोलेगा? रही बात दो उप मुख्यमंत्री की, तो अगर वाकई में इन दोनों उप मुख्यमंत्रियों को शंकराचार्य के अपमान से आहत होना पड़ा है और वाकई में इनके मन में पीड़ा है, तो इनको सबसे पहले डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा देना चाहिए। तो अगर ब्रजेश पाठक जी की बात की है तो वो साफ कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चुटिया नहीं पकड़नी चाहिए थी जो वीडियो वायरल हुई है। ये बात डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज बोले हैं। हम कह रहे हैं 1 महीना बाद क्यों बोले हैं? 1 महीना पहले क्यों नहीं? जिस दिन घटना घटी उसके दूसरे दिन एक्शन की बात क्यों नहीं किया? 1 महीने बाद उनको कैसे पीड़ा आ गई? अचानक शंकराचार्य के प्रति प्रेम कैसे उमड़ गया? अचानक 1 महीने बाद शंकराचार्य के अपमान के प्रति आहत कैसे हो गए? अभी तक क्यों चुप थे? पहले क्यों नहीं बोले? ये स्वाभाविक रूप से सोची समझी साजिश है। एक पर अपमानित करने का आरोप है और उन्हीं के अधीन 2 डिप्टी सीएम अब घालियाली आंसू बहा करके उस पर लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उस समय केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, उस समय ये बात उन्होंने भी की थी, काफी आहत हुए थे जिस समय ये घटना घटित थी। हम कह रहे हैं डिप्टी सीएम हैं, कोई हरवा चरवा नहीं है। अगर किसी ने छुट्टियां पकड़ा तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? किसके से रोना रो रहे हैं? आम पब्लिक कार्रवाई करेगी? डिप्टी सीएम होकर के चूड़ी पहने हुए हैं, क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई किए? अगर डिप्टी सीएम की सुनी नहीं जाती है, वो किसी को सजा नहीं दिला पाते हैं, कानूनी कार्रवाई नहीं करा पाते हैं, कानून की रक्षा नहीं कर पाते हैं, अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर पाते हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। गुड़ काय गुलगुला से परहेज, सरकार का मजा भी मारेंगे और सरकार के विरोध में बात करने की कोशिश करेंगे, दोनों एक साथ नहीं चलेगा। अगर वाकई में आहत है तो उन्हें शंकराचार्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सरकार छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। और अगर वाकई में शंकराचार्य के अपमान से इनको पीड़ा पहुंची है तो 1 महीना बाद पीड़ा क्यों पहुंची? जब अपमानित किए गए उसके दूसरे दिन तीसरे दिन क्यों नहीं? दूसरे तीसरे दिन क्यों चुप रहे? 1 महीने बाद क्यों बोलती नजर आई? ये केवल नौटंकी है, ड्रामा है, इसके सिवाय कुछ नहीं। एक सवाल और कर लेते हैं। अगर बात करें, बीते दिन मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख राजधानी लखनऊ में थे, लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचे, छात्रों ने मोहन भागवत गो बैक के नारे लगाए, काफ़ी विरोध हुआ उनका। कैसे देखते हैं मोहन भागवत के आगमन को और जो नई सियासी हवा देने का जो प्रयास हो रहा है उसको कैसे देखते हैं? कुल मिलाकर के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी हमेशा देश तोड़ने वालों के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं। आज डबल इंजन की सरकार है, यानी भाजपा की सरकार है, और जिस भाजपा की सरकार है उसके संरक्षक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी हैं। सरकार भाजपा की भले हो, लेकिन उसकी कुंजी चाबी ताला सब आरएसएस प्रमुख के हाथ में है। तो इसलिए वो तो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों के नाम पर केवल घड़ियाली आंसू बहाते हैं जब इनको वोट लेना होता है। हिंदू धर्म की रक्षा की बात होती है, हिंदू धर्म पर खतरे की बात होती है, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने की बात होती है, मस्जिद मंदिर के नाम पर हिंदू मुसलमान को बांटने की बात होती है, तो दलित आदिवासी पिछड़ा सब हिंदू हो जाता है। लेकिन जब दलितों पिछड़ों आदिवासियों के साथ भेदभाव रोकने के लिए
यूजीसी कानून 2026 लाया जाता है तो यही एससी एसटी ओबीसी इनका दुश्मन हो जाता है। यही कारण है कि जितने फॉरवर्ड हैं वो सब यूजीसी कानून 2026 के खिलाफ मैदान में उतर जाते हैं। यानी जो विरोध कर रहे हैं वो सब फॉरवर्ड ही क्यों, वो सब ब्राह्मण समाज के ही क्यों, वो सब आरएसएस से कार्यकर्ता ही क्यों, वो सब भारतीय जनता पार्टी के ही पदाधिकारी कार्यकर्ता क्यों। इसका मतलब है कि यह केवल एससी एसटी ओबीसी की आंख में धूल झोंकने का इनका एक नौटंकी है, ड्रामा है। और घड़ियाली आंसू बहाने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी भी लखनऊ पधारे हैं। लेकिन एससी एसटी ओबीसी इनकी चाल, इनका षड्यंत्र सब समझ गया है कि यह अपने स्वार्थ में हमको हिंदू मानते हैं, लेकिन जब एससी एसटी ओबीसी के सम्मान, स्वाभिमान, हक, हकूक, अधिकार की बात आती है तो एससी एसटी ओबीसी को दुश्मन नंबर 1 मान लेते हैं, जिसको एससी एसटी ओबीसी बहुत अच्छी तरह समझ गया है। अब 2027 का इंतजार कर रहा है, मौके पर इसका जवाब मिलेगा इनको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे। हम बात कर रहे तमाम मुद्दों पर। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को लेकर जो तमाम जो विवाद जो चल रहा है, जो घटनाएं जो लगातार जो हो रही, उसको लेकर हमने चर्चा की। और साथ ही साथ जो राजधानी लखनऊ में मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख का जो आगमन हुआ, उसको लेकर हमने चर्चा की। रिपोर्ट पर अगर आपके भी कोई टिप्पणी है कमेंट बॉक्स में लिखिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।